हेलो दोस्तों, RRFM पे आपका स्वागत है। रिच डैड पुअर डैड। सबक एक। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। गरीब और मध्यवर्ती लोग पैसे के लिए काम करते हैं। अमीर लोग पैसे से अपने लिए काम कराते हैं। डैडी, क्या आप मुझे बता सकते हैं अमीर कैसे बना जा सकता है? मेरे डैडी ने शाम का अखबार नीचे रख दिया। बेटे, तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि आज जिमी की मम्मी अपनी नई कैंडल लाइट में आई थी और वो वीकेंड में समुद्र तट वाले घर पे जा रही थी। जिमी और 3 दोस्तों के साथ में ले गया, परंतु माइक और मुझे नहीं ले गया। उन्होंने हमसे कहा इसे हमें उसे इसलिए आमंत्रित नहीं किया गया क्योंकि हम गरीब हैं। उन्होंने ऐसा कहा? मेरे बेटे ने अविश्वास में पूछा। हाँ, बल्कि ऐसा ही कहा। मैंने आहत आवाज में जवाब दिया। मेरे डैडी ने खामोशी में अपना सिर हिलाया, अपना चश्मा थोड़ा नीचे चढ़ाया और दोबारा अखबार पढ़ने लगी। मैं जवाब की इंतजार में खड़ा रहा। यह 1956 की बात थी। तब मैं 9 साल का था। संयोग से मैं उसी पब्लिक स्कूल में पढ़ता था जहां अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे। हमारा निवास हवाई में मूलतः शुगर प्लांटेशन में यानी गन्नों के बागान वाले कस्बे में था। बागान के मैनेजर कस्बे के बाकी अमीर लोग जैसे डॉक्टर, व्यवसाय के मालिक, बिजनेसमैन, बैंकर अपने बच्चों को पहली क्लास में छठी क्लास तक भेजते थे। छठी ग्रेड के बाद उनके बच्चों को आमतौर पे प्राइवेट स्कूलों में भेज दिया जाता था। क्योंकि मेरा परिवार सड़क के इस तरफ रहता था, इसलिए मैं स्कूल में जाता था। अगर मैं सड़क की दूसरी तरफ रहता तो मैं अलग स्कूल में जाता जहाँ मेरे जैसे परिवारों के बच्चे पढ़ते थे। छठी ग्रेड के बाद मुझे इन्हीं बच्चों के साथ सरकारी इंटरमीडिएट और हाई स्कूल में जाना था। उनके या मेरे लिए कोई प्राइवेट स्कूल नहीं था। मेरे डैडी ने आखिर अखबार नीचे रखा। मैं जानता था कि वो सोच विचार कर रहे। देखो बेटे, उन्होंने धीरे धीरे शुरू किया। धीमे से बोला, तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें पैसे बनाना सीखना पड़ेगा। मैंने पूछा, मैं पैसे कैसे बना सकता हूँ? उन्होंने मुस्कुराते कहा, अपने दिमाग के इस्तेमाल से। उन्हें मुस्कुराते हुए कहा। तभी मैं उसका असली मतलब सीख गया था, समझ गया था। बस मैं इतना ही बता सकता हूँ कि यह मुझे जवाब नहीं मालूम, इसलिए खामखा संवेदना मत कीजिए। एक साझेदारी बन जाती है। अगली सुबह मैंने सबसे ऊंचे मित्र माइक को बताया मेरे डैडी ने क्या कहा था। जहां तक मैं जानता था, सिर्फ माइक और मैं ही उस स्कूल में दो गरीब बच्चे थे। माइक भी संयोग से एक विभाजित रेखा खींच दी थी। इसी बजाते हम अमीर बच्चे वाले स्कूल में आ गए थे। वैसे हम वाकई गरीब नहीं थे, लेकिन हमें गरीबी का एहसास होता था क्योंकि बाकी सभी लड़कों के पास बेसबॉल खेल, नई दस्ताने, नई साइकिल और हर नई चीज होती थी। मम्मी और डैडी हमें हमेशा रोटी, कपड़ा और मकान जैसी सभी बुनियादी चीजें मुहैया कराते थे। लेकिन इतना ही। मेरे डैडी कहा करते थे, अगर तुम्हें कोई चीज चाहते हो तो उसके लिए काम करो। हमें बहुत चीजें तो बहुत सारी चाहते थे, लेकिन 9 साल की बच्चों के लिए ज्यादा काम मौजूद नहीं था। माइक ने पूछा, तो पैसे बनाने के लिए हम क्या करें? मैं नहीं जानता, मैंने कहा।
लेकिन परंतु क्या तुम मेरे साझेदार काम पार्टनर बनोगे? वो मान गया। और शनिवार की उस सुबह माइक मेरा पहला कारोबारी बिजनेस पार्टनर बन गया। हम सुबह से लेकर दोपहर तक सोचते रहे पैसा कैसे बनाया जाए। कभी कभार हम उन अमीर बच्चों के बारे में बातें करते लगते थे जो जिम्मी के समुद्र तट वाले घरों पे मजा कर रहे होगी। इससे दिल थोड़ा दुखता था, लेकिन वो दर्द अच्छा था क्योंकि इसने हमें पैसे बनाने का तरीका सोचते रहने के प्रेरित किया। आखिरकार दोपहर को अचानक दिमाग में बिजली कौन दी। ये एक ऐसा विचार था कि जो माइक को विज्ञान की एक पुस्तक में मिला था, जिसे उसने पढ़ा था। रोमांचित होकर हमने हाथ मिलाए और हम हमारी पार्टनरशिप के पास कारोबार आ गया। अगले कुछ सप्ताह तक माइक और मैं आसपास के इलाके में दौड़ते रहे। हर दरवाजे खटखटाते रहे, पड़ोसियों से पूछते रहे क्या वे अपने की इस्तेमाल किए हुए टूथपेस्ट ट्यूब हमारे लिए रख सकते। हैरानी से बाप के साथ ज्यादातर वयस्कों ने मुस्कुराकर हमारी बात पे हाँ कर दिया और मान भी ली। कुछ ने हमें पूछा हम आप इनका क्या करोगे। हम उसके जवाब में हमने कहा हम आपको ये नहीं बता सकते, ये कारोबारी एक बिजनेस के रहस्य हैं। सप्ताह गुजर रहे थे, मेरी मम्मी का कष्ट बहुत बढ़ता जा रहा था। अपने कच्चे माल को इकट्ठा करने के लिए हमने जो जगह चुनी थी वो उनकी वॉशिंग मशीन के पास थी। एक भूरे कार्डबोर्ड के बॉक्स जिसमें कभी केचप की बोतलें रखी जाती थी। हमारे इस्तेमाल करे हुए टूथपेस्ट ट्यूब का संख्या बढ़ती रही और ढेर भी बढ़ता रहा। आखिरकार मम्मी के माँ का सब्र का बांध टूट गया। पड़ोसियों की गंदी मुड़ी तुड़ी और इस्तेमाल की टूथपेस्ट ट्यूब को देख देख कर उनकी दिमाग खराब हो गया था। उन्होंने पूछा तुम लोग क्या कर रहे हो, और मैं यह दोबारा नहीं सुनना चाहती कि यह कारोबारी रहस्य है। इस कचरे को साफ कर दो वरना मैं उसे बाहर फेंक दूंगी। माइक और मैंने हाथ पैर जोड़ के उनसे मोहलत मांगी। हमने उन्हें बताया कि हमारे पास जल्द ही पर्याप्त ट्यूब्स हो जाएगी और फिर हम उत्पादन शुरू कर देंगे। हमने उन्हें जानकारी दी कि हम 2-3 पड़ोसियों का इंतजार कर रहे ताकि वे टूथपेस्ट ट्यूब खत्म होने वाली थी और हमें मिलने वाली थी। मम्मी ने हमें 1 हफ्ता की मोहलत दी थी। उत्पादन शुरू करने की तारीख योजना से ज्यादा ही जल्दी आ गई थी। दबाव बढ़ चुका था। हमारे हमारी पहली साझेदारी पर खंडा मंडरा रहा था क्योंकि मेरी मम्मी ने जगह खाली करने का नोटिस थमा रखा था। यह माइक का काम था कि वो पड़ोसियों से टूथपेस्ट जल्दी खत्म करने को गए। साथ में ये उनसे कहता था कि दांतों के डॉक्टर का यही कहना था कि दिन में ज़्यादा बार ब्रश करना चाहिए, सुबह और शाम। मैं उत्पादन की प्रक्रिया को ठीक ठाक करने में जुड़ गया। एक दिन मेरे डैडी एक दोस्त के साथ घर आए। उन्होंने देखा 9 साल के 2 लड़के फोर्स में पूरे गति से उत्पादन करने में जुड़े हुए हैं। हर कहीं बारीक सफेद चूरा फैला हुआ था। एक लंबी टेबल पर स्कूल के दूध के छोटे छोटे कार्टून पड़े थे। हम और हमारे परिवार का हिबाची ग्रिल लाल सूख कोयलों के साथ अधिकतम गर्मी के दहक रहा था, गर्म हो रहा था। डैडी सावधानी से चलकर आए और उन्हें फोर्स की शुरू होते ही कार खड़ी होने और कार की जगह पे आने में जगह बाधा बन रही थी। वे और उनकी दोस्त करीब आए तो उन्होंने देखा कि स्टील का एक बर्तन कोयलों के ऊपर रखा गया था।
जिसमें टूथपेस्ट ट्यूब्स पिघल रही थी। उस जमाने में टूथपेस्ट प्लास्टिक के ट्यूब्स में नहीं आते थे। ट्यूब्स शीशे से बने हुए आती थी। इसलिए पेंट के जल जाने पर ट्यूब्स को स्टील के छोटे छोटे बर्तन में डाल देते थे। पिघलकर द्रव्य रूप में बन जाती थी। इस पिघले हुए शीशे को एक छोटे छोटे दूध के कार्टून में छोटे छेद के अंदर डाल रहे थे। दूध के इन कार्टून्स में प्लास्टर ऑफ पेरिस भरा था। हर तरफ से फैला सफेद चूरा प्लास्टर ऑफ पेरिस ही था। जल्दबाजी में उस बारे में मेरी लात पड़ गई थी, जिससे पूरा इलाका ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी इधर बर्फ का तूफान आया हो। दूध के कार्टून के भीतर प्लास्टर ऑफ पेरिस के सांचे थे। मेरे डैडी और उनके दोस्त ने देखा कि जब मैंने पिघले हुए शीशे को प्लास्टर ऑफ पेरिस के क्यूब के ऊपर से छोटे छोटे छेद में डालते थे। संभल कर, मेरे डैडी ने कहा। मैंने मैंने देखे बिना सिर हिला दिया। आखिरकार जब शीशा डालने का काम खत्म हो गया तो मैंने स्टील का बर्तन नीचे रखा और अपने डैडी को देख के मुस्कुराया। तुम लोग क्या क्या कर रहे हो? उन्होंने मुस्कुराते हुए सावधानी से पूछा। हम वही कर रहे जो आपने करने को कहा था। हम अमीर बनने जा रहे हैं, मैंने कहा। हाँ, माइक ने सिर हिलाकर कहा, मुस्कुराते हुए कहा और सर फैलाया, और हम दोनों साझीदार हैं। डैडी ने पूछा, और इन प्लास्टर्स के सांचों में क्या है? देखिए, मैंने कहा, इसमें एक बहुत अच्छी चीज है। छोटी हथौड़ी से मैंने इस सील को ठोका, जिसने बाहर आकर क्यूब को खोल दिया। मैंने प्लास्टर के सांचे को ऊपरी आधा हिस्सा बाहर निकाला और शीशे का 5 सेंट का सिक्का बाहर टपक गया। हे भगवान, मेरे डैडी ने कहा। तो तुम लोग शीशे के सिक्के डाल रहे हो? बिल्कुल सही, माइक ने कहा। हम वही कर रहे जैसा आपने करने को कहा था। हम पैसे बना रहे थे। मेरे डैडी के दोस्त मुड़े जोर से उसे हंसने लगे। मेरे डैडी ने भी मुस्कुराता हुआ सिर हिलाया। आग और टूथपेस्ट खाली बॉक्स के साथ ही सब दो छोटे लड़के थे जो सफेद धूल से ढके होकर खूब मुस्कुराई जा रही थी। उन्होंने हमसे कहा हम सब कुछ छोड़कर उनके साथ चले और घर के सामने वाली सीढ़ी पर बैठे। मुस्कुराते हुए उन्होंने नरमी से समझाया, जालसाजी शब्दों का क्या मतलब होता है। हमारे सपने चूर चूर हो गए। तो आपका मतलब क्या है? यह गैर कानूनी है, माइक ने कांपती आवाज में पूछा। छोड़ो भी, डैडी के दोस्त ने कहा। हो सकता है कि बच्चे वे जन्मजात प्रतिभा को विकास कर रहे हो। मेरे डैडी ने घूरते हुए देखा। हाँ, यह गैर कानूनी है, मेरे डैडी ने नरमी से कहा। लेकिन तुम लड़कों ने यह दिखा दिया है कि तुम्हें बहुत रचनात्मक और मौलिक विचार हैं। इसी तरह आगे बढ़ते रहो। मुझे तुम पर सच में गर्व है। निराश होकर माइक और मैं तकरीबन 20 मिनट तक खामोशी से बैठे रहे। इसके बाद हमने सारे फैलाए हुए कचरे को समेट लिया और साफ कर दिया। पहले ही दिन हमारा कारोबार चौपट हो गया था। चूरे को झाड़ू से साफ करके मैंने माइक की ओर देखा। मुझे लगता है कि जिमी और उसके दोस्त सही कहते हैं, हम वाकई गरीब हैं। जब मैंने यह बात कही, मेरे डैडी जा ही रहे थे।
उन्होंने कहा, लड़कों, तुम तभी गरीब कहलाओगे जब तुम हार मान लोगी। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि तुमने कुछ किया। ज्यादातर लोग केवल अमीर बनने की बातें करते हैं और सपने दिखते हैं। तुमने तो कुछ कर तो दिखाया। मुझे तुम दोनों पे बहुत नाज है। मैं दोबारा कहूँगा, फिर से एक बार आगे बढ़ो। आगे बढ़ते रहो, हौसला मत छोड़ो, हार मत मानो। माइक और मैं खामोशी में वहां खड़े रहे। यह शब्द सुनने में तो अच्छे थे, परंतु लेकिन हमें इनसे ये पता नहीं चलता था कि हम क्या करें। डैडी, ऐसा क्यों है कि आप अमीर नहीं हैं? मैंने पूछा। क्योंकि मैं एक स्कूल टीचर बनने का विकल्प चुना था। स्कूल के टीचर अमीर बनने के बारे में नहीं सोचते, यह सिर्फ पढ़ाना पसंद करते हैं। काश कि मैं तुम लोगों की मदद कर सकता, परंतु हकीकत में यह नहीं जानता कि दौलत पैसे कैसे कमाए जाते हैं। माइक और मैं मुड़कर दोबारा सफाई करने लगी। मैं समझता हूँ, मेरे डैडी बोले। अगर तुम लोग यह सीखना चाहते हो अमीर कैसे बनना है, तो मुझसे मत पूछो। माइक, तुम अपने डैडी से यह सवाल पूछो। मेरे डैडी? माइक ने हैरान हो के भाव के साथ कहा। हाँ, तुम्हारे डैडी। मेरे डैडी ने मुस्कुराते दोहराते हुए कहा, तुम्हारे डैडी और तुम्हारे बैंकर एक ही है, और वह तुम्हारे डैडी ही बहुत तारीफ करता है। और उसने मुझे कई बार बताया है कि जब पैसे बनाने की बात आती है तो तुम्हारे डैडी का कोई कमाल का नहीं है। मेरे डैडी? माइक ने अविश्वास में दोबारा पूछा। तो फिर ऐसा कैसे कि स्कूल के अमीर बच्चों की तरह हमारे पास एक शानदार कार और आलीशान बंगला नहीं है? शानदार कार और आलीशान बंगले होने से मतलब नहीं है तो तुम अमीर नहीं हो। निश्चित रूप से अमीर नहीं हो, और कैसे पैसे बनाने की कला जानते हो, मेरे डैडी ने जवाब दिया। जिमी के डैडी इस गन्ने के बागान में काम करते हैं। वो मुझसे ज़्यादा अलग नहीं है। वो एक कंपनी में काम करता है और मैं सरकारी के ऑफिस में काम करता हूँ। कंपनी ने उसे कार दे रखी है। हर हर समय शक्कर की कंपनी आर्थिक संकट में है और जिम्मी के डैडी के पास कुछ न रहे। और तुम्हारे डैडी अलग है माइक। ऐसा लगता है वे एक साम्राज्य बनाने जा रहे हैं, और मेरा अनुमान है कि कुछ सालों में वो बहुत अमीर बन जाएगी। यह सुनकर माइक और मैं दोबारा रोमांचित हो गए। नई उत्साह के साथ हम अपने डूबे हुए व्यवसाय के मलबे को साफ कर रहे थे। सफाई करते करते ये मैंने यह योजना बनाई कि माइक के डैडी से कब और कैसे बात की जाए। समस्या यह थी कि माइक के डैडी बहुत ज़्यादा काम करते थे और देर रात तक घर नहीं लौटते थे। और उसके डैडी वेयर हाउसेज, कंस्ट्रक्शन कंपनी, स्टोर रूम्स की श्रृंखला, तीन रेस्टोरेंट के मालिक थे। रेस्तराओं के कारण ही उन्हें घर लौटने में देरी हो जाती थी। सफाई खत्म होने के बाद माइक बस पकड़कर घर चला गया। वह अपने डैडी से बात करने वाला था, चाहे कितनी ही देर से घर लौटे, और बात करके पूछना चाहते, क्या हो हमें अमीर बनने का तरीका सिखा सकते हैं? माइक ने वादा किया था कि जैसे ही उसके डैडी से बात हो जाएगी वह मुझे फोन करेगा, चाहे कितनी ही देर हो जाए। फोन की घंटी रात को 8:30 बजे बजी। ओके, अगले शनिवार मैंने कहा, अगले शनिवार, और फोन नीचे रख दिया। माइक के डैडी हमसे मिलने को तैयार हो गए। शनिवार की सुबह
7:30 बजे मैंने शहर के दूसरी हिस्से में जाने से बस पकड़ी और सबक शुरू होते हैं। मैं मैं तुम्हें 1 घंटे के 10 सेंट दूंगा। वो पहले थे ही व्यस्त थे और 1 घंटे से ज्यादा ही वक्त लगे थे छोटे और साफ सुथरे घर की ओर बजा। उनका कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर पिकअप में बैठ के वहां से जा रहा था। माइक मुझे दरवाजे पर ही मिल गया। उसने दरवाजा खोलते हुए कहा, डैडी फोन पर है और उन्होंने पीछे के वर्ष में इंतजार करने को कहा है। जब मैंने वो पुराने मकान की चौखट मांझी और लकड़ी का वो फर्श आवाज करने लगा। दरवाजे के भीतर वो सस्ता सा गलीचा था। चटाई वहां इसलिए रखी गई थी ताकि फर्श पर पड़े अनगिनत कदमों के निशानों को छुपाया जा सके। हालांकि यह गलीचा साफ था, पर यह स्पर्श दिखाई नहीं दे रखा था, बल्कि उसे बदलने की जरूरत थी। जब संकरे लिविंग रूम में घुसा तो मेरा दम घुट रहा था। वह पुराने फर्नीचर से भरा था, जिसे निश्चित रूप से संग्रहालय में रखा जाना चाहिए था। सोफे पर 2 महिलाएं बैठी थीं। उनकी उम्र में मेरी माँ से थोड़ी ज्यादा होगी। महिलाओं के सामने एक पुरुष मजदूरों के कपड़ों में बैठा था। वो खाकी स्लेव्स और खाकी शर्ट्स पहने था। हालांकि कपड़े साफ और प्रेस थी, लेकिन स्टार्च नहीं था। वो चमचमाते हुए कामकाजी जूते पहनता था। उसकी उम्र मेरे डैडी से लगभग 10 साल ज्यादा होगी। शायद वो 45 साल का होगा। जब माइक और मैं उसके पास से गुजरकर पिछले पोस्ट की ओर तरफ गया, तो मैं भी संकोचित संकोचित में मुस्कुराकर बोला। मैंने पूछा, वो मेरे डैडी के कर्मचारी है। ये आदमी उनके वेयर हाउसेस संभालता है और महिलाएं रेस्टोरेंट हाउस की मैनेजर हैं। और मैंने आते हुए निर्माणी सुपरवाइजर को मिलता 50 मील दूर एक सड़क पर योजना पर काम कर रहा है। उनका दूसरा सुपरवाइजर जो बहुत से घरों पर बना रहा है, वह तुम्हारे आने से पहले ही जा चुका है। क्या ऐसा हमेशा ही होता है? मैंने पूछा। हमेशा तो नहीं होता, अक्सर अक्सर होता है, माइक ने कहा। जब उस जब उसने बगल में बैठने के लिए कुर्सी खींची तो वो मुस्कुराया और माइक बोला, मैंने डैडी से पूछा था, क्या वो मुझे पैसा बनाना सिखाएगी? ओह, और उन्होंने क्या जवाब दिया? मैंने साधा हुआ सवाल किया। देखो, पहले तो उनके चेहरों पर हंसी का भाव आया, पर फिर कुछ सोचकर वो बोले कि वे हमारे सामने एक प्रस्ताव रखेंगे। ओह अच्छा, मैंने कहा और अपनी दीवार से कुर्सी टिकाते हुए अगले पाए उठा ली। मैं कुर्सी के पिछले 2 पायों के सहारे बैठ गया। माइक ने भी ऐसा ही किया। मैंने पूछा, क्या क्या प्रस्ताव रखने वाले तुमने जाना? नहीं, लेकिन हमें जल्दी ही पता चल जाएगा। अचानक माइक के डैडी जर्जर पुराने दरवाजे से होकर पोर्च में दाखिल हो गए। माइक और मैं उछलकर कूदकर खड़े हो गए। सम्मान के कारण नहीं, बल्कि इसलिए हम चौंक गए थे। तो बच्चों तैयार हो? माइक के डैडी ने एक कुर्सी हमारे पास खींच खींची और हमने अपना सिर हिलाया और फिर हमने कुर्सियां दीवार से दूर खींची और उन्हें हमने उनके सामने बैठने के लिए सरका लिया। वे लंबे चौड़े थे, लगभग 6 फीट और 200 पाउंड वर्जिन थे। मेरे डैडी ज्यादा लंबे थे, ज्यादा लगभग इतने ही वजन के, और माइक के डैडी से 5 साल ज्यादा बड़े। वे लगभग
जैसे ही थी। हालांकि दोनों एक ही प्रजाति नहीं थी, लेकिन वो एक जैसे थे। शायद उनमें एक जैसी ऊर्जा होगी। माइक कहता है, तुम पैसे बनाना सीखना चाहते हो? क्या ये सही है, रॉबर्ट? मैंने तत्कालीन समय सहमति से तत्कालीन सर हिलाया। हालांकि थोड़ा सा डर लग रहा था। उनके शब्दों में बहुत मुस्कुराहट थी और पीछे बहुत ताकत भी थी। यह रहा उनका प्रस्ताव। मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन तुम्हारे क्लासरूम जैसी शैली में नहीं करूंगा। तुम मेरे लिए काम करोगे, बदले में मैं तुम्हें सिखाऊंगा। अगर तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। तुम्हारे काम करते समय मैं तुम्हें ज्यादा तेजी से सिखा सकता हूँ। अगर तुम बैठकर सुनते रहोगे तो तुम जैसा स्कूल में करते हो, तो मेरा समय बर्बाद होगा। यह मेरा प्रस्ताव है, ऑफर है। या तो मान लो या तो छोड़ दो। मैंने पूछा, ओह, क्या मैं आपके पास एक सवाल पूछ सकता हूँ? नहीं। इसे स्वीकार कर लो या छोड़ दो। मेरे पास इतना ज्यादा कम है, वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। अभी ढेर सारा काम पड़ा हुआ है, तुरंत लेने की क्षमता है क्षमता नहीं है तो तुम पैसे नहीं, कभी भी पैसा नहीं कमा पाओगे। अक्सर आते हैं और चले जाते हैं। इसलिए तुरंत निर्णय लेने की क्षमता महत्वपूर्ण कला होती है और योग्यता होती है। तुमने जैसा चाहा था वैसा ही अवसर आप तुम्हारे सामने मौजूद है। अगले 10 सेकंड में या तो तुम पढ़ा लो, शिक्षा चालू हो जाएगी, या फिर ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। माइक के डैडी ने चिढ़ाने वाली मुस्कुराहट के साथ कहा। मंजूर? मैंने कहा। मंजूर, माइक ने कहा। बहुत बढ़िया, माइक के डैडी ने कहा। 10 मिनट में मिसेस मार्टिन आ जाएगी। मेरी उनसे बातचीत हो जाए, तुम उनके साथ मेरे छोटे से सुपरमार्केट में चले जाना और वहाँ काम शुरू कर देना। मैं तुम्हें 10 सेंट प्रति घंटा की दर से तनख्वाह दूंगा। तुम हर शनिवार को 3 घंटे काम करोगी। आज तो मेरा सॉफ्टबॉल मैच है, मैंने कहा। माइक के डैडी ने अपनी आवाज को धीमी करके कड़क के लहजे में कहा, या तो मान लो या फिर वापस लौट जाओ। मान लिया, मैंने जवाब दिया। सॉफ्टर सॉफ्ट बॉल खेलने की बजाय काम करने और सीखने की विकल्प चुना। 30 सेंट मिलने के बाद। उस दिन सुबह 9 बजे माइक और मिसिस मार्टिन के लिए काम कर रहे थे। वे एक दयालु और धैर्यवान महिला थी। वे हमेशा कहती थी, माइक और मुझे देखकर उन्हें अपने दोनों बच्चों की याद आ जाती थी, जो अब बड़े होकर दूर चले गए थे। हालांकि वे दयालु थी, परंतु वे कड़ी मेहनत में भरोसा करती थी और इसलिए वे हमेशा काम में जुटाई रहती थी। और वे बहुत कड़क मैनेजर भी थी। हम 3 घंटे तक डिब्बा बंद सामानों को शेल्फ से उतारते थे, उनकी धूल साफ करते थे और फिर उन्हें दोबारा करीने से जमा देते थे। ये एक बहुत नीरज और थकाऊ काम था। माइक के डैडी को मैं अपना अमीर डैडी कहता था, और उनके पास इस तरह के छोटे 9 सुपरमार्केट थे, और हर एक सुपरमार्केट में एक नई और मोटी जनरल स्टोर की बहुत बड़ी गाड़ी होती थी। 7 या 11 कन्वीनियंस स्टोर के शुरुआती संस्करण थे। पड़ोस में जनरल स्टोर जहां दूध, ब्रेड, बटर, सिगरेट और चीजें खरीदते। समस्या ये थी, हवा में एयर कंडीशनर नहीं था और गर्मी के कारण स्टोर अपना दरवाजा बंद नहीं कर रहे थे। स्टोर के दोनों दरवाजों के पूरा खुला रहता था, ताकि सड़क पर पार्किंग की जगह सामने
दिखती रहती थी। जब पार्किंग के पास आती थी तो हर बार धूल का गुबार उड़ता था और पूरे स्टोर में घुसकर डिब्बों पर बैठ जाता था। हम जानते थे कि एयर कंडीशनरिंग नहीं होगी तब तक हमारे पास नौकरी रहेगी। 3 सप्ताह तक माइक और मैं मिसेस मार्टिन के पास जाते रहे। 3 घंटे तक काम करते रहे। दोपहर तक हमारा काम खत्म हो जाता था और वे हमसे हाथ में 3 छोटे सिक्के थमा देती थी। उस समय 50 के दशक में 9 साल की उम्र में भी 30 सेंट कमाने के कोई खास खुशी नहीं होती थी। तब कॉमिक बुक्स 10 सेंट में आती थी, इसलिए मैं अपना पैसा आमतौर पर कॉमिक्स बुक्स पर खर्चा कर देता था और घट लग जाता था। चौथा हफ्ता बुधवार को तक मैं ये काम छोड़ने का मन बना चुका था। सिर्फ इसलिए काम कर रहे थे करने के लिए तैयार हुआ था क्योंकि मैं माइक के डैडी से पैसे कमाना सीखना चाहता था। इसलिए मैं 10 सेंट प्रति घंटे की गुलामी कर रहा था। और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि उस पहले शनिवार के बाद माइक के डैडी को मैंने देखा ही नहीं था। मैं काम छोड़ रहा हूँ। मैंने लंच के समय माइक से कहा। स्कूल लंच के बड़ा निराशाजनक था और स्कूल भी उबाऊ था। और अब तो मेरे पास शनिवार भी नहीं था। मेरे पास 30 सेंट ही थे। तो मेरा दिमाग खराब हो गया था। इस बार माइक मुस्कुराया। तुम किस बात पर हंस रहे हो? मैंने गुस्से और कुंठा में पूछा। डैडी ने कहा था कि तो ऐसा ही होगा। उन्होंने कहा था कि जब छोड़ने का फैसला कर लो तब वे तुमसे मिलना चाहेगी। क्या? मैंने आवेश में पूछा। क्या आवेश? मेरे इंतजार करे कि मैं उगता जाऊं? कुछ कुछ, माइक ने कहा। डैडी अलग तरह की किस्म के हैं। उनकी तुम्हारे डैडी की तरह नहीं सिखाते। तुम्हारे मम्मी डैडी बहुत बोलते हैं। मेरे डैडी शांत है और कम बोलते हैं। इसलिए तुम इस शनिवार तक इंतजार कर लो। मैं उन्हें बता दूंगा कि तुम काम छोड़ने का फैसला कर चुके हो। इसका मतलब यह है कि मेरे साथ नाटक खेला गया? नहीं, दरअसल नहीं, पर शायद हो भी सकता है। डैडी शनिवार को इस समझाएंगे। शनिवार को कतार में इंतजार करना। मैं माइक के डैडी का सामना करने के लिए तैयार था। मेरे असल डैडी भी उन पर नाराज थे। मेरे असल डैडी, जिन्हें मैं गरीब डैडी कहता हूँ, यह मानते थे कि अमीर डैडी बाल श्रम कानून का उल्लंघन कर रहे थे और उनकी जांच होनी चाहिए। मेरे शिक्षित और गरीब डैडी ने मुझसे वो मांगने को कहा जिसका मैं हकदार था। कम से कम 25 सेंट प्रति घंटा। गरीब डैडी ने मुझसे कहा कि मेरी अगर तनख्वाह नहीं बढ़ती तो मुझे तत्कालीन नौकरी छोड़ देनी चाहिए। और वे भी तुम्हें वो घटिया नौकरी की जरूरत नहीं है। मेरे गरीब डैडी ने झल्ला कर कहा, तहस में कहा, चिल्ला कर कहा। शनिवार की सुबह 8 बजे माइक के घर पहुंचा और दरवाजा माइक के डैडी ने खोला। बैठ जाओ और कतार में इंतजार करो, उन्होंने मेरे दाखिल होते समय कहा। फिर वे मुड़े और बेडरूम के पास बने छोटे से ऑफिस में गायब हो गए। मैंने कमरे में चारों तरफ देखा, परंतु मुझे माइक नहीं मिला। अजीब सा महसूस करते हो उन दोनों महिलाओं के बग में गया जो मुझे 4 सप्ताह पहले मिली थी। वे मुस्कुराई और सोफे पर थोड़ी सी खिसक कर मेरे लिए जगह बना दी। 45 मिनट गुजर गए और मैं आग बबूला होने लगा। दोनों महिलाओं लाओ उनसे मिलकर तकरीबन 3 मिनट
पहले वहां से जा चुकी थी। एक आधेड़ उम्र का आदमी वहां 20 मिनट तक बैठा था, वो भी निकल कर जा चुका था। मकान खाली था और यहाँ मैं और हवाई और खुशनुमा सुबह सीलन भरे अंधेरे में लिविंग रूम में बैठा था और एक लालची आदमी से बात करने का इंतजार कर रहा था और जो बच्चों का शोषण करता था। और मुझे ऑफिस में इधर उधर कागज सरकाने की आवाज सुनाई दे रही थी। वे फोन पर बात कर रहे थे और मुझे नजरअंदाज कर रहे थे। मैं उनसे मिले बिना ही बाहर जाने के लिए तैयार था, लेकिन किसी कारण से मैं रुक गया। आखिर 15 मिनट बाद ठीक 9 बजे अम्मी डैडी अपने ऑफिस से बाहर निकले। बिना कुछ कहे उन्होंने हाथ में ऑफिस में आने का इशारा किया और अम्मी डैडी ने ऑफिस की कुर्सी को घुमाते हुए कहा, मुझे लगता है तुम वेतन बढ़वाना चाहते हो या तुम नौकरी छोड़ने वाले हो। वासी आवाज में मुझसे मुंह से निकला, देखिए आप, हाँ, समझौते की आप पूरी शर्त पूरी नहीं कर रहे। वयस 9 साल के बच्चे से एक वयस्क के सामने बहुत ज्यादा डराव करना। आपने मुझसे कहा आप मुझे सिखाएगी, काम करूँगा तो। देखिए मैंने आपके लिए काम किया है, मैंने मेहनत से काम किया है। आपके खातिर आपके खातिर काम के लिए बेसबॉल मैचों की कुर्बानी दी है और आपने अपने आपका वादा निभाया नहीं है और मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। आप धोखेबाज हैं। जैसा शहर के हर व्यक्ति होता है, आप लालची है। आप केवल पैसा कमाना चाहते हैं और अपने कर्मचारियों का बिल्कुल ध्यान नहीं देते। आपने मुझे खामखा इंतजार करवाया और मेरे प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाया, मेरी कोई इज्जत नहीं की। मैं छोटा हूँ लेकिन इससे बेहतर व्यवहार का हकदार हूँ। अम्मी डैडी अपनी घूमने वाली कुर्सी में आगे पीछे झूलने लगे। अपने ठुड्डी पर हाथ रखा और मुझे उन्होंने मुझे एकटक दिखा। बुरा नहीं है, उन्होंने कहा। 1 महीना भी नहीं हुआ और तुम वही भाषा बोलने लगो जो ज्यादातर कर्मचारी बोलते हैं। क्या? मैंने पूछा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वे क्या कह रहे थे, इसलिए मैंने अपना दुखड़ा जारी रखा। मुझे लगता था कि आप अपने पर कायम रहेंगे और मुझे सिखाएंगे। इसके बजाय आप मुझ पर अत्याचार कर रहे हैं। यह तो जुल्म है, सरासर जुल्म है। मैं तुम्हें सिखा सिखा तो रहा हूँ, अम्मी डैडी ने धीमे से सुर में कहा। आपने मुझे क्या सिखाया है? मुझे भी कुछ भी नहीं, मैंने गुस्से से कहा। एक बार चंद सिक्कों के बदले काम करने के लिए तैयार हो गया, उसके बाद से आपने मुझसे बात तक नहीं की। 1 घंटे के बदले 10 सेंट। मैं आपकी शिकायत सरकार से करूंगा। हमारे देश में भी बाल श्रम कानून है। आप तो जानते ही हैं कि मेरे डैडी सरकार के लिए काम करते हैं। शाबाश, अम्मी डैडी ने कहा। तुम अधिकतर कर्मचारियों की ज्यादातर भाषा बोलने लगी हो जो मेरे लिए काम करते थे। ऐसे कर्मचारी जिन्हें मैंने नौकरी से निकाल दिया, जिन्होंने खुद खुद नौकरी छोड़ दी। तो इस बारे में आपको क्या कहना है? मैंने पूछा और मुझे एहसास था कम उम्र के बावजूद बहादुर था। आपने मुझसे झूठ बोला। मैंने आपकी खातिर काम किया और आपने अपना वादा नहीं पूरा किया। आपने मुझे कुछ नहीं सिखाया। कौन कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? मेरे अमीर डैडी शांति से कहा। मैंने 3 प्रकार के काम किए हैं।
इस दौरान कभी तुमने बात नहीं की, 3 सप्ताह तक काम किया और आपने मुझे कुछ नहीं सिखाया है। मैंने मुंह बनाकर किया। क्या सिखाने का मतलब केवल बोलना या व्याख्यान देना ही? अमीर डैडी ने पूछा। और क्या? मैंने जवाब दिया। इस तरह से वो स्कूल में सिखाते। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, परंतु जीवन में इस तरह नहीं सिखाया जाता। मेरा मानना है कि जीवन से सबसे अच्छा शिक्षक होता है। अधिकतर समय जीवन आपसे बात नहीं करता, ये आपको एक तरह से धक्का देता है। हर धक्के के साथ मानो जीवन कहता है, जाग जाओ, कोई चीज है जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। ये आदमी कैसे कैसे बात कर रहा है, मैंने मन ही मन सोचा। जीवन मुझे धक्का दे रहा है, यानी वो मुझसे बात कर रहा है। अब मैं जान गया था कि मुझे अपनी हर हाल में नौकरी छोड़ देनी चाहिए थी। मैं एक ऐसे आदमी से बात कर रहा था जिससे हवालात में बंद करने की जरूरत थी। अगर तुम जीवन के सबक सीखते हो तो इससे तुम्हें बहुत फायदा होगा। अगर नहीं सीखोगे तो जीवन तुम्हें चारों तरफ धक्के देता रहेगा। लोग दो चीजें करते हैं। कुछ लोग जीवन के धक्के खाते रहते हैं, दूसरे नाराज होते रहते हैं और पलट कर धक्का देते हैं। लेकिन वे अपने बॉस या नौकरी या फिर अपने पति पत्नी या और दूसरों के खिलाफ गुस्सा निकालते रहते हैं। ये नहीं जानते कि वो जीवन है जो धक्के दे रहा है। मुझे पता नहीं था कि वो किस बारे में बात कर रहे थे। जीवन हम सभी को धक्के मारता है। कुछ लोग हार मान लेते हैं और कुछ लोग जीत लेते हैं और जूझते हैं। कुछ लोग सबक सीख लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। कुछ लोग वही के वही रुक जाते हैं और जीवन के धक्कों का आधार लेते हैं। गिने चुने लोगों के लिए इसका यह मतलब होता है कुछ सीखने की जरूरत नहीं है और उन्हें कुछ सीख लेना चाहिए। वे सीख लेते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं। और जो कुछ नहीं सीखते और ज़्यादातर लोग छोड़ देते हैं और कुछ तरह के लोग तुम्हारी तरह लड़ते भी हैं। RRFM पे आपका रिच डैड पुअर डैड अध्याय 1 के पार्ट 1 का यही समाप्त होता है।